गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 4 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं और निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है कि टोटो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। टोटो एक वल्नरेबल जनजाति है और आज मुझे इस तरह के कुछ जनजाति के बारे में जिक्र भी करना है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसका डिस्कशन बहुत पहले हमने किया था, आज से लगभग 1 माह या 1.5 माह पहले इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो टोटो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मणिपुर, डी है पश्चिम बंगाल। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसका जवाब हमें दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट पेज पे जो मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज का डिस्कस करना वो ये है, डीसीजीआई ने कोरोना के टीके के मानव परीक्षण की इजाजत दी। जब से कोरोना वायरस आया ये पद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये जो है एक संगठन का प्रमुख होता है और ये संगठन भी काफ़ी चर्चा में। ये संगठन है केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संस्थान, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। इसका प्रमुख कौन होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये संगठन जो है एक नियामक है, जिस तरह से RBI जो होता है बैंक के नियामक होता है, बैंक का रेगुलेटर होता है, जिस तरह से सेबी जो है शेयर का रेगुलेटर होता है, तो उसी तरह से दवा का देश में रेगुलेटर है ये संस्था। दवा को लेकर के कोई नियम बनाना हो, कोई कानून बनाना हो, तो ये संस्था ही वहाँ पे एक्शन लेती है और ये संस्था आता है स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के तहत, राइट। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके 6 जोनल कार्यालय हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के तहत किसी भी दवा का अनुमोदन करना, क्लिनिकल परीक्षण करना, क्लिनिकल ट्रायल करना, जैसे कोरोना का जो अभी क्लिनिकल ट्रायल है ये करना, उसके बाद दवाओं के मानक तैयार करना, स्टैंडर्ड तैयार करना, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता का नियंत्रण करना, राज्य दवा नियंत्रण संस्थानों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के प्रवर्तन में एक रूपता लाने की उत्तरदायी इसकी होती है। तो ये सारा का सारा जो काम है ये संगठन करती है। किस एक्ट के तहत करती है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, आज़ादी से पहले का एक्ट है ये। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के तहत ये संस्था काम करती है। इतना बेसिक जानकारी आपको इस संस्था के बारे में होनी चाहिए। हरियाणा के पंचायत चुनाव में अब महिलाओं को 50% का आरक्षण। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए कि 50% आरक्षण जो है हरियाणा के पंचायत चुनाव में भी ऑलरेडी दिया जा चुका है। 20 राज्य पहले ही दे चुके हैं 50% आरक्षण। आप जिस स्टेट से आते हैं, आप जिस राज्य से आते हैं, क्या वहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है? आप हमें कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे बताएं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत 50% आरक्षण मिला है या नहीं मिला है? देखो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ट्रांसजेंडरों की दुर्दशा को लेकर के NHRC ने राज्यों से मांगा जवाब। तो ट्रांसजेंडर जिसके लिए बहुत सारे कानून आए हैं लेकिन कोई भी राज्य उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है,
इसके लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा है एनएचआरसी। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है एनएचआरसी। कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस ने कई बार क्वेश्चन पूछा है एनएचआरसी को लेकर के। ओके, एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बारे में हमें चर्चा करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूज़ से, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो इस न्यूज़ से आप एनएचआरसी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एनएचआरसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नेशनल मंडेला के कोट हैं कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित रखना या वंचित करना उसकी मानवता को चुनौती देना है। जब भी आप मानवाधिकार पे निबंध लिखें तो आप नेशनल मंडेला को कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ मानवाधिकार को लेकर के, ह्यूमन राइट को लेकर के एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था 1948 में। 10 दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है 1948। इस दिन विश्व में मानवाधिकार को लेकर के एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था जिसे पेरिस में अपनाया गया था। और यही कारण है कि 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। पहली बात। दूसरी, अब चलते हैं भारत के जो ये संगठन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक संसद के एक्ट के माध्यम से इसका निर्माण हुआ। पहली बात। तो संसद का एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 93 में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ये एक्ट आया था। और इसी एक्ट के द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ऐसे अधिकारों की रक्षा करता है। नेशनल ह्यूमन राइट का कमीशन है कि जहां भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो, जहाँ भी स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो, समानता का अधिकार का उल्लंघन हो, जीवन का अधिकार का उल्लंघन हो, व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो, किसी भी तरह का अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो वो वहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक्शन लेता है। राइट। यूनाइटेड नेशन के डेफिनेशन है कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पे भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होने वाले अधिकार को ही मानवाधिकार कहा जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहिए जो करंट से जुड़ा हुआ। क्या कि इसमें 2019 में संशोधन किया गया, 19 में इसमें संशोधन किया गया। ह्यूमन राइट एक्ट जो है 1993 का था, उसमें 2019 में संशोधन किया गया। और संशोधन करके इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया है या 70 वर्ष कर दिया गया। 3 वर्ष, या तो 3 वर्ष व्यक्ति पद पे रहेंगे या 70 वर्ष की उम्र तक रहेंगे। जैसे मान लो एक व्यक्ति 65 वर्ष की आयु में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बना या सदस्य बना, तो वो जो है अपना टोटल कार्यकाल 3 वर्ष का कंप्लीट कर लेगा। 68 ईयर तक वो अपने एज का उस पद पे रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति मान लो 69 ईयर के एज में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़ा है, तो वो महज 1 वर्ष तक, यानी अपने उम्र का 70 वर्ष तक ही वो उस पद पे बना रहेगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या किया गया था 19 में? पहला तो ये किया गया है कि 3 वर्ष और 70 वर्ष कर दिया गया। पहले 5 वर्ष था, पहले 5 वर्ष कार्यकाल होता था, 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट यह किया गया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होता था, पहले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, ये था उसका प्रोविजन। अब इसको क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा रिटायर्ड जस्टिस भी हो सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोविजन किया गया। इन्हें केवल पद से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच पे इन पे दुराचार या असमर्थता का, 2 आधार पे, या तो दुराचार का आरोप लगे इसमें या असमर्थता का आरोप लगे। और इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसकी जांच करेंगे और आरोप सिद्ध हो गया तब जाकर के इनको पद से हटाया जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इसकी जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति का जो कमेटी होता है, उस कमेटी को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर।
वर्तमान में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, इसमें एक समिति होती, उच्च स्तरीय समिति होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता और गृह मंत्री होते हैं। तो ये चीज़ें याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये एक कमेटी बनती है और ये कमेटी मिलकर डिसाइड करती है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन होगा। इसका सुझाव ये कमेटी एक नाम का सुझाव देती है राष्ट्रपति को और उसके बाद राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ये न्यूज़ मैंने पढ़ा नहीं, इस न्यूज़ को मुझे फॉलो करना चाहिए था। ओके, इस न्यूज़ को मैं पढ़ के इस पर अगर होगा तो कल मैं इस पर चर्चा कर दूंगा कि आखिर ये क्या इशू है, प्रशांत भूषण का क्या इशू है सुप्रीम कोर्ट के लेकर। तो मैं कल अगर होगा तो डिस्कस कर दूंगा इस पर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, भारत को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना, हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है। कब तक? 2024 तक हमारा टारगेट है। वर्तमान में कितने की इकोनॉमी है भारत की? तो वर्तमान में लगभग है $2.92 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की वर्तमान में है। और कोरोना वायरस के बाद इसमें गिरावट हो सकती है, चूँकि लगभग अपने जीडीपी का 10% तो राहत पैकेज दिया है सरकार ने। अब देखो सरकार ने क्या किया है कि एक नया जो है रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का एक मसौदा लाया है, ड्राफ्टिंग लाया है। क्या है यह? तो ये है कि किस तरह से हम रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दें देश में। हम जो सामान, रक्षा के लिए जो सामान है वो विदेशों से मंगाते थे, वो हम किस तरह से इंडिया में ही बनाना शुरू करें, पहली बात। दूसरी कि किस तरह से हम निर्यात को बढ़ावा दें। हमारे पास ब्रह्मोस जैसा मिसाइल है जो कई देश विश्व का मांग करता है कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए, जिसमें वियतनाम आते हैं, थाईलैंड आते हैं, लेकिन हम उन देशों को ब्रह्मोस मिसाइल दे नहीं रहे हैं, राइट। तो ये दोनों काम करेगा, एक तो देश में उत्पादन किस तरह से बढ़े और दूसरा कि किस तरह से हम निर्यात बढ़ाएं। 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है 2025 का। साथ ही साथ ये जो मसौदा है इसके तहत गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एरोस्पेस, नौसेना, जहाज निर्माण उद्योग सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाया गया है। रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। रक्षा क्षेत्र में जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और अगर हम बढ़ावा देंगे तभी जाकर के हम एक अच्छा निर्यातक बन सकते हैं रक्षा उत्पाद का, और साथ ही साथ रक्षा का उत्पाद का एक अच्छा उत्पादक देश भी बन सकता है भारत। तो इसको एक बार पढ़ लेना आप। देखो मई से अब तक ओमान से भारत लाए 50,000 भारतीय। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये मिशन, वंदे भारत मिशन। तो वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा आपको कि किस मिशन के तहत विदेश में फंसे हुए भारतीयों को कोरोना वायरस के समय में भारत लाया गया। तो वो मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। इसको आप देख सकते हो कि आपने वो तस्वीर देखा होगा कि किस तरह से केरल से लोग पैदल बिहार आए हैं, केरल से लोग पैदल यूपी आए हैं, केरल से लोग पैदल झारखंड आए हैं। तो वैसे कंडीशन में
जो कामगार लोग थे, जो काफ़ी दूर से बिहार आए, यूपी आए, झारखंड आए, और उस समय में लगातार मैं चर्चा करता था प्रवासी मजदूर को लेकर के, अब लगभग 2/3 प्रवासी वापस लौट चुके हैं। क्यों? क्योंकि गांव में उसके पास काम नहीं है, गांव में जो है वो काम नहीं है, काम उसके पास शहर में ही है, इसलिए शहर से आकर्षित होकर के फिर वो लौट चुके हैं। तो इस रूप में इसको आप देख सकते हैं, इस रूप में इसको पढ़ सकते हैं आप। ओके, मैंने आपको बोला था कि एक वल्नरेबल ट्राइब है जिसका मुझे डिस्कस करना है, और इस ट्राइब का नाम है परहिया। परहिया ट्राइब, बस देखो बेसिकली आप ये याद रख लेना कि जो परहिया ट्राइब है, परहिया ट्राइब है, ये ट्राइब है बिहार और झारखंड का, और बेसिकली झारखंड का ट्राइब है। तो बिहार और झारखंड दोनों में ये निवास करते हैं, बस इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा कि ये ट्राइब विलुप्त होने के कगार पे है, और ऐसा ट्राइब जो विलुप्त होने की कगार पे है, ऐसी जनजाति जो विलुप्त होने के कगार पे है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देखोगे, यूपीएससी ने ट्राइब से क्वेश्चन पूछा है, जनजाति से क्वेश्चन पूछा है, तो वैसे ही जनजाति से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है जो विलुप्त होने की कगार पे है। तो बस ये याद रख लेना, परहिया ट्राइब बिहार और झारखंड में निवास करती है। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का कोई भी एडिटोरियल, तीनों ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, खाड़ी देशों पे ऊर्जा निर्भरता घटाने की कवायदा। खाड़ी देश, हम यूएई से तेल मंगाते हैं, हम ओमान से गैस मंगाते हैं, हम सऊदी अरब से तेल मंगाते हैं, हम इराक से तेल मंगाते हैं। तो अब जो है भारत सरकार दो काम कर रही है। एक काम तो सरकार ये कर रही है कि तेल का ही यूज कम भारत में किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि सोलर प्लेट को बढ़ावा दे रही है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ इसके लिए सरकार यह भी कर रही है कि मिथेनॉल के उत्पादन को वृद्धि कर रही है। मिथेनॉल किस तरह से उत्पादन किया जाए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मान लो पराली से जो है मिथेनॉल का उत्पादन हो सकता है, और उस मिथेनॉल को लगभग हम पेट्रोल में मिलाएंगे। 10% मिथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य है। आई गेस 2030 का लक्ष्य है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि जितना पेट्रोलियम होगा, जितना पेट्रोल होगा, उस पेट्रोल में 10% मिथेनॉल मिला होगा, और इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो दो काम तो सरकार ये कर रही है। नेक्स्ट सरकार स्टेप क्या उठा रही है कि जो खाड़ी देश है जहाँ से हम तेल मंगाते थे, उसके जगह अन्य देशों से तेल मंगाएगी। उसके लिए अमेरिका से सरकार समझौता कर रही है, रसिया से सरकार समझौता कर रही है, किर्गिस्तान से सरकार समझौता कर रही है। तो इस तरह के स्टेप सरकार ले रही है। तो इसको इस रूप में एक बार जाकर के आप देख सकते हैं। देखो, चीन से आयातित डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। चीन मान लो एक लैपटॉप बनाता है, मान लेते हैं इस लैपटॉप की कीमत चीन में है 1000 रुपये, और ये लैपटॉप चीन जो है अपने जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर है चीन के, उनको बोलता है कि आपको इंडिया भेजो इसको, और इंडिया में 900 में ही इसको भेज दो, बदले में आपका जो भी लॉस होगा मैं आपको दूंगा। चीन सरकार ऐसा कहती है अपने एक्सपोर्टर से, और इंडिया में वो अपने देश से भी सस्ता उसी लैपटॉप को भेजती है। तो इसे कहा जाता है डंपिंग करना, राइट। और विश्व के लगभग कई देश डंपिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि डंपिंग नई चीज़ है, डंपिंग करते हैं। तो जब इन देशों को पता चलता है, जैसे मान लो इंडिया को पता चल गया कि ये तो डंपिंग कर रहा है, ये तो अपने देश से भी कम कीमत पे हमारे देश में सामान बेच रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इंडिया क्या करेगा कि 100 रुपये का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा।
तो 100 रुपये का एंटी डंपिंग ड्यूटी इस पर लगा दिया, तो अब ये भी 1000 रुपये में इंडिया में भी मिलेगा, राइट। तो घरेलू मार्केट से जितना कम में विदेशी मार्केट में बेच रहे हैं उतना का नॉर्मली जो ड्यूटी एक्सटेंड होता है उसको कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। बेसिक प्रोविजन था ये, आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखो यहां पे स्पाइस जेट के टिकट सेल ऑफर पे डीजीसीए की रोक। डीजीसीए का पद जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम डीजीसीए के बारे में डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नगर विमानन महानिदेशालय। नगर विमानन मंत्रालय जो है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उससे संबद्ध इसका ऑफिस होता है, उसके तहत ये पद आता है। इसका काम क्या है कि नगर विमान के क्षेत्र में एक नियामक की भूमिका, एक रेगुलेटर की भूमिका निभाता है। सिविल एविएशन को लेकर के किस तरह से देश में कानून बने उसका काम करता है, किस तरह से देश में स्टैंडर्ड बने उसका काम करता है, किस तरह से सिविल एविएशन हो, राइट। यानी एक लोग मतलब आम व्यक्ति जो है दूसरी जगह जा सकें, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सके, एक देश से दूसरे देश में जा सके, इसके लिए जो मानक बनाती है ये संस्था करती है, राइट। ये भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन रेगुलेशन, सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा तथा उड़ान योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जितना भी एक तरह से रेगुलेटर का काम होता है सारा काम करता है ये संस्था। यह अंतर्राष्ट्रीय विमान संगठन के सभी विनियमकारियों का समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में है। इसके 14 उड़ान कार्यालय कार्यरत हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिस तरह से ड्रग के नियामक का काम करती है, ड्रग के रेगुलेटर का काम करती हैं, तो उसी तरह से सिविल एविएशन को लेकर के रेगुलेटर का काम करती है ये संगठन जिसका नाम है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। देखो जनधन खातों के बारे में दिया हुआ है कि जनधन खातों में 1.25 लाख करोड़ से अधिक जमा हुए हैं। डायरेक्टली सरकार ने जिन्हें पैसा देना था सरकार को, सरकार ने जनधन खातों के माध्यम से भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में राहत पैकेज जनधन खातों के साथ भी दिया। अब इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जनधन खाता जो है या जनधन योजना जो है ओपन एंडेड योजना बन गई है। आप पूछोगे आपकी ओपन एंडेड क्या होता है? तो कोई भी योजना आती है तो एक लिमिट टाइम के लिए आती है, एक लिमिट समय के लिए आती है, लेकिन इस योजना को अनलिमिटेड समय के लिए कर दिया, अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया है, तो इसलिए इसे कहा गया ओपन एंडेड स्कीम। ये योजना जो जनधन योजना है ये अनलिमिटेड समय के लिए कर दिया गया, इसलिए इसे कहा गया ओपन एंडेड स्कीम। यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत अगर जुड़ेंगे तो उस योजना का जो लाभ मिल रहा उसी तरह से उसे लाभ मिलेगा आज से 5 वर्ष के बाद भी, 10 वर्ष के बाद भी, 100 वर्ष के बाद भी, राइट। ओके, जुलाई में भी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां रही सुस्त। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको वो जानना है, आपको परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। ये देखो, ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है जुलाई में 46 पे रहा और जून में 47.2 पे रहा। ये चीज़ याद रख लेना, 46 पे जुलाई में रहा और 47.2 रहा आपको जून में। अब देखो हम चर्चा करते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई इंडेक्स। पीएमआई इंडेक्स जो है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेवा सेक्टर सर्विस सेक्टर में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है।
और यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है, सर्वे आधारित एक प्रणाली है। पीएमआई की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु अलग अलग की जाती है। इसके पश्चात एक समग्र सूचकांक तैयार किया जाता है। यानी पीएमआई जो है सबसे पहले सर्विस सेक्टर के लिए अलग किया जाता है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग किया जाता है गणना, और उसके बाद एक समग्र सूचकांक दोनों को मिलाकर के तैयार किया जाता है। राइट। अब ये जो है ये सूचकांक में जो दिया जाता है पॉइंट, ये 0 से 100 के बीच में आपको पॉइंट दिया जाता है। अगर आपका अंक 50 से कम हो तो आपके यहाँ जो आर्थिक गतिविधि है वो सुस्त चल रही है, आर्थिक गतिविधि मंदी चल रही है। तो 50 से कम हो तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपके यहाँ जो आर्थिक गतिविधि है सुस्त है या मंद है। अगर 50 से अधिक हो तो इस बात का इंडिकेशन है कि आपके यहाँ आर्थिक गतिविधि का विकास तेजी से हो रहा है। राइट। तो अब देखो, अब इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे, मैंने कहा था कि आप ये याद रख लेना कि जुलाई में 46 रहा है और जून में 47.2 रहा है, तो ये 50 से कम है। यानी देश की आर्थिक गतिविधि काफ़ी मंद चल रही है, काफ़ी धीमे चल रही है इस इंडेक्स के आधार पे, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के आधार पे। बेसिक इंफॉर्मेशन इतना है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, हमने टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाया और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नडेला, हालांकि ये इंडियन ही है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो इंडियन है, सत्य नडेला, तो इनसे बुला करके इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप 45 दिन के अंदर टिकटॉक का अधिग्रहण कर लें, टिकटॉक को परचेज कर लें। टिकटॉक को खरीदने की बात ही इन्होंने कर दी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ सकते हो, जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए आपको। दक्षिणी चीन सागर को लेकर के चीन और ऑस्ट्रेलिया में ट्विटर वार। दक्षिणी चीन सागर का डिस्प्यूट कई बार हमने डिस्कस किया है, आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये जो न्यूज़ है, देखो मैं आपके साथ इस न्यूज़ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि पाक के प्रशासनिक ढांचे पे कब्जा कर रहा चीन, सीपेक के जरिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे पे चीन अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान पे चीन का नियंत्रण होना भारत के लिए खतरनाक स्थिति है। इसलिए भारत को यहाँ पे स्टेप उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ वार्ता करनी चाहिए, हो सके तो अमेरिका का भी इंटरवेंशन होना चाहिए पाकिस्तान में। और सीपेक से चीन को बाहर निकाले, वो भारत के लिए अच्छा है। सीपेक से चीन बाहर निकले, पाकिस्तान से चीन बाहर निकले, वो भारत के लिए भी अच्छा है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान पे चीन का कब्जा हो गया तो भारत के लिए भी मुश्किल बढ़ जाएगी। राइट। तो एक बार इसको इस रूप में आप देख सकते हैं, एक बार इसको इस रूप में पढ़ सकते हैं। देखो, जो टाइगर रिजर्व, देश में 50 टाइगर रिजर्व हैं। मैंने कहा कि हर एक टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो न्यूज़ में जिस दिन आया उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज चूंकि ये न्यूज़ में है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत, व्यवस्था पे उठे सवाल। न्यूज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो राजस्थान में है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में पड़ता है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। स्पेस एक्स ने दिखाई अंतरिक्ष पर्यटन की राह। तो स्पेस एक्स जो कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और ये कंपनी अंतरिक्ष में किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से जो व्यक्ति है, धरती पे व्यक्ति है, वो अंतरिक्ष घूमने के लिए जा सके, इसके लिए सफल परीक्षण इन्होंने किया है। अमेरिका की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। राइट। तो एक बार इसको इस रूप में देख सकते हैं आप। चलिए, आज हमारे पास इतना ही था, चलते हैं क्वेश्चन पे।
देखो, आज हमने चर्चा किया एक वल्नरेबल ट्राइब के बारे में। और वल्नरेबल ट्राइब जो होता है, यानी जिस ट्राइब पे खतरा हो, वैसा ट्राइब, वैसी जनजाति इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। आज से कुछ दिन पहले मैंने इस जनजाति के बारे में भी चर्चा किया। एक तो टोडा जनजाति होता है, कंफ्यूज मत करना। एक टोडा जनजाति होता है जो तमिलनाडु में निवास करता है, नीलगिरी के पास, नीलगिरी पहाड़ के पास। तो ये होता है टोडा। ये टोटो है। टोटो और टोडा में काफ़ी अंतर है। टोटो जनजाति एक वल्नरेबल जनजाति है जिसकी महज 1500 के आसपास पॉपुलेशन ही इंडिया में बची हुई है। तो इसलिए सरकार को ऐसी जनजाति को संरक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक जनजाति अगर मान लो समाप्त होती है तो जनजाति के साथ उसकी भाषा भी समाप्त हो जाती है, जनजाति के साथ उसका कल्चर भी समाप्त हो जाता है, जनजाति के साथ उसके साथ बहुत सारी अन्य खूबी समाप्त हो जाती हैं, जिस पर रिसर्च किया जा सकता है। जनजाति लोग जो है नॉर्मली अपने आप को ठीक करने के लिए किसी तरह का कह सकते हो आपकी पेड़ के पत्ता का यूज करते हैं, पौधा का यूज करते हैं। तो वो जो औषधीय जानकारी होती है जनजाति की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें भी, जनजाति अगर समाप्त होते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है उसके साथ। इसलिए जनजाति के प्रोटेक्शन को लेकर के सरकार काम करती है। और यही कारण है कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जनजाति जो वल्नरेबल हो, जो जनजाति संकटग्रस्त हो। टोटो जनजाति संकटग्रस्त जनजाति है जो आपको भूटान के आसपास है, भूटान के आसपास इंडिया की सीमा और भूटान की सीमा के पास है, जो पश्चिम बंगाल में है। राइट, पश्चिम बंगाल का वो पार्ट जो भूटान को टच करता है, उस सीमा के पास ये जनजाति रहती है। तो टोटो जनजाति तमिलनाडु की नहीं, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जनजाति है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।